नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 18 मई। 18 मई से करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे और इस बार की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। इसके बारे में जानते हैं कुछ। 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पे भारत में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सभी संग्रहालयों और स्मारकों में फ्री एंट्री रहेगी। तो जिसको भी जाना हो आज जाके अपना फ्री एंट्री करके पूरा घूम सकते हो। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और लोगों में जागरूकता फैलाना। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। भागीदारी बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने की पहल है ये। इसी वजह से फ्री एंट्री दी गई है हर म्यूजियम में। और ASI नेटवर्क भारत में 52 यानी कि 52 साइट संग्रहालय और सभी टिकेटेड स्मारक इसमें शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रैंड चेस टूर का कौन सा टूर्नामेंट जीतकर भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा ने इतिहास रच दिया है? विच टूर्नामेंट डिड GM यानी कि ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा विन टू मेक हिस्ट्री इन द ग्रैंड चेस टूर 2025? ऑप्शन है आपके टाटा स्टील मास्टर्स, नॉर्वे चेस, सुपर बेट क्लासिक या सिंकफील्ड कप। सॉरी। तो अभी हाल ही में ग्रैंड चेस टूर में सुपर बेट क्लासिक टूर्नामेंट जीतकर भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा ने इतिहास रच दिया है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसका। सुपर बेट क्लासिक 2025 जीतकर ग्रैंड चेस टूर में अपनी पहली खिताबी दर्ज की है। उन्होंने टाई ब्रेक में फ्रेंच ग्रैंड मास्टर वचिए लाग्राव और ईरानी फ्रेंच खिलाड़ी अलीरेजा फिरोजजा को हराकर खिताब अपने नाम किया है। भयानक नाम है इन लोगों का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में सबसे बड़ी नौसेना जहाजों की संख्या के आधार पर कौन सी है? Which is the largest navy in 2025 based on the number of ships? ऑप्शन है आपके इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी या फिर आपका रशियन नेवी। तो वर्ष 2025 में सबसे बड़ी नौसेना किस आधार पे? जहाजों की संख्या के आधार पे, मतलब नंबर ऑफ शिप्स के आधार पर सबसे बड़ी नौसेना है आपका पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी चाइना। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसका। अब 2025 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास सबसे ज्यादा यानी कि 405 युद्धपोत हैं, जो इसे जहाजों की संख्या के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बनाता है। हालांकि अमेरिका की नौसेना कुल शक्ति और तकनीक में सबसे आगे मानी जाती है, लेकिन जहाजों की संख्या में चीन ने बढ़त बनाई है। यहीं पे हमारा प्यारा देश भारत 7वें स्थान पे है 100 युद्धपोतों के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर चलने वाली विश्वविद्यालय कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग यूनिवर्सिटी, जो अभी भी चल रही है। ऑप्शन है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ अल क्वारवीन, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना या अल अजहर यूनिवर्सिटी। तो विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर यानी कि अभी तक चलने वाली विश्वविद्यालय जो है वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ अल क्वारवीन, यानी कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। यही है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ अल क्वारवीन। यूनिवर्सिटी ऑफ अल क्वारवीन की स्थापना 1857 से 59 ईस्वी के बीच फातिमा अल फिहरी ने मोरक्को के फेज शहर में की थी और इसे दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर चल रही विश्वविद्यालय माना जाता है। यह इस्लामी स्वर्ण युग में शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में एशिया का पहला मृत घोषित किया गया ग्लेशियर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which glacier was declared dead in May 2025, becoming Asia's first to receive a memorial? ऑप्शन है आपके गंगोत्री, याला, सियाचिन या खुम्बू।
तो अभी 2025 में एशिया का पहला मृत घोषित ग्लेशियर जो है वो है आपका याला ग्लेशियर, जो नेपाल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यही है याला ग्लेशियर। नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को 12 मई 2025 को मृत घोषित किया गया और इसकी याद में एक स्मारक पट्टिका भी लगाई गई है। यह ग्लेशियर 1970 के दशक से अब तक 66% बर्फ खो चुकी है और लगभग 784 मीटर पीछे हट चुकी है, जो हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव को दर्शाता है। अगला सवाल, भारत का पहला अंतरिक्ष जैविक प्रयोग स्पेस बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट किस मिशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा? इंडियाज फर्स्ट स्पेस बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट विल बी सेंट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर विच मिशन? अब चूंकि इंडिया का है और सबसे बड़ी बात है कि पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन से आपके गगनयान, लूपेक्स, एक्सियोम 4 या चंद्रयान 4। तो जो भारत का पहला अंतरिक्ष जैविक प्रयोग है ना, वो आपका एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। भारत एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत पहली बार अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करेगा, जिसमें माइक्रोएल्गी और साइनोबैक्टीरिया पर शोध किया जाएगा। यह प्रयोग इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायो ई3 नीति के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता को समझना है। अगला सवाल है हमारा, मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया नया मल्टी एजेंसी सेंटर है मैक किसके अंतर्गत काम करता है? द रीवैम्प्ड मल्टी एजेंसी सेंटर लॉन्च इन May 2025 ऑपरेट्स अंडर विच एजेंसी? ऑप्शन से आपके रॉ, NIA, CBI या इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन नंबर डी सही है, मोटा भाई ने इसकी शुरुआत कराई है। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित नया मैक 500 करोड़ की लागत से मैक 500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया और ये 28 सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा करने की सुविधा देता है। यह केंद्र खुफिया समन्वय को बेहतर बनाने और आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरों से निपटने के लिए AI समर्थित प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है हमारा, 7 मई 2025 में नीरज चोपड़ा ने किस प्रतियोगिता में पहली बार भाला फेंक में 90 मीटर से अधिक दूरी तय की है? ऑप्शन है आपके एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, दोहा डायमंड लीग। तो ये हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से अधिक भाला फेंक दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो पहली बार 90 मीटर की दूरी पार की और ऐसा करने वाले पहले भारतीय व तीसरे एशियाई एथलीट बने। ये पूरे मुकाबले में आगे रहे, लेकिन अंतिम राउंड में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अगला सवाल, हाल ही में DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने अपनी 8वीं स्थापना दिवस कब मनाई है? अपनी 8वीं स्थापना दिवस मनाई है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन DGTR से संबंधित नहीं है? Recently, DGTR celebrated its 8th foundation day. Which of the following statements is correct about DGTR? ऑप्शन है आपके, यह संगठन भारत में कृषि क्षेत्र को सब्सिडी देता है, बिल्कुल नहीं। DGTR केवल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है ना। DGTR का कार्य व्यापारिक अनुचित प्रथाओं से घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब DGTR व्यापार उपचार महानिदेशालय ने 17 मई 2025 को अपनी 8वां स्थापना दिवस मनाई, जो भारत की घरेलू उद्योगों को अनुचित व्यापार प्रथाओं और आयात में अचानक बढ़ोतरी से सुरक्षा देने में 7 वर्षों की सेवा का प्रतीक है। DGTR द्वारा अब तक 1200 से अधिक व्यापार जांचें शुरू की जा चुकी हैं और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे दस्तावेजों का ऑनलाइन सबमिशन संभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42.4 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस राज्य में बनेगा? ऑप्शन है आपके असम, त्रिपुरा, ओडिशा या केरला। तो 42.4 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क आपका त्रिपुरा में बनेगा
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस एक्वा पार्क का उद्घाटन श्री राजीव रंजन यानी कि लल्लन सिंह द्वारा किया जाएगा, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अब है हमारा आखिरी सवाल। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? Who is representing India at the BRICS Energy Ministers Meeting 2025 in Brazil? ऑप्शन हैं आपके हरदीप सिंह पुरी, आर के सिंह, मनोहर लाल या पीयूष गोयल। तो ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ब्राजील में 19 मई को होने वाली ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं और भारत इस मंच पर 90% बिजली क्षमता वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा हरित हाइड्रोजन में हुई प्रगति को साझा करेगा। तो ये था हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और लगता है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि पर डे के डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ जितना भी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, चाहे एसएससी जीडी के लिए हो, एमटीएस के लिए हो, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, हर टाइप के लिए हम जीके जीएस एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे बनाते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और नहीं पढ़ना तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।